जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे आपका कि 17वीं बीपीएससी में आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन कहां से पूछा गया था। 17वीं बीपीएससी में इतिहास का प्रश्न आपका किस बुक से पूछा गया था। बुक का सोर्स भी बताएंगे आपको कि कौन सा बुक आपको पढ़ना है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि यह क्वेश्चन कितना मैच किया है, ठीक है। और एक ही बुक से आपका सभी प्रश्न मैच किया है। तो चलिए पहले देख लेते हैं, सभी प्रश्न के प्रूफ को देख लेते हैं, उसके बाद हम बुक का नाम भी बताएंगे। और ये जो क्वेश्चन देखने वाले हैं ये आपका 13 दिसंबर को पेपर हुआ था। 13 दिसंबर को जो आपका पेपर हुआ था उन्हीं का यह प्रश्न है। तो चलिए इसका देखते हैं सोर्स को, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आया था कि मराठा शासकों के अष्टप्रधान प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। एक साइड आपको अधिकारी दिया है, दूसरे साइड आपको विभाग दिया है, ठीक है। इसको मिलान करना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन पहले देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ना ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन से भी आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए किसी को मान लीजिए इतना तो पता होगा कि मराठा साम्राज्य में पेशवा जो होते थे प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है। तो आप देखिए बी का 1, ठीक है, बी का 1 यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए बी का 1 जो है, बी का 1 आपका केवल आपका ऑप्शन बी में है। तो एक ही मिलान चिन्ह लगाए, यहां से आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये जरूरी नहीं एग्जाम में कि आपका सारा का सारा आते हो, ठीक है। तो बहुत जरूरी आपका ऑप्शन देखना, ठीक है। ठीक है, आपको मालूम है, फिर भी एक से यदि बन रहा है तो आप बनाकर आगे निकलिए, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये तो आपको ऐसे ही बन गया, एक से ही बन गया, ठीक है। लेकिन पूरे मैच करेंगे हम। तो पेशवा प्रधानमंत्री होते थे। सचिव पद कौन सा होता था? तो पत्राचार प्रभारी को सचिव कहते थे, ठीक है। सामंत विदेश मंत्री को कहते थे, ठीक है। और अमात्य जो होता था वो वित्त मंत्री को कहते थे, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो आपका ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 है। तो ये देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में, हालांकि एक ही बनने से बन गया था, ठीक है, एक ही मैच करने से। अब चलिए इसका देखते हैं प्रूफ कहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिवाजी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, केंद्रीय प्रशासन, यहाँ तक क्या रहेगा, शिवाजी के केंद्रीय प्रशासन में अष्टप्रधान का स्वरूप देखने को मिलता है। अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों का समूह था, ठीक है। और इसका पूरे नीचे में आपको डिटेल्स में दिया गया है। यहाँ पर देखिए पेशवा कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे, जो सामान्य विभाग के संबंधित सभी सैनिक और असैनिक कार्य देखता था, ठीक है। फिर आपका आता है सर और नौबत, जिसे हम सैन्य विभाग कहते थे। सैन्य विभाग का सेनापति होता था सर और नौबत, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो आपका ऑप्शन में है, आपका देखिए ये भी था अमात्य क्या था? तो राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा करते हैं, ठीक है। इसी को तो वित्त मंत्री कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अमात्य भी था ना यहाँ पर अमात्य, ठीक है। तो ये सारा आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। फिर आपका देखिए सचिव भी आपका इस ऑप्शन में था। तो सचिव क्या है? तो राज्य के पत्राचार है, ठीक है। फिर आपका है सुमंत, ठीक है, ये विदेशी मामले को देखते थे सुमंत, ठीक है। फिर आपका है वाक्यानवीस, ठीक है, ये राजा के दैनिक कार्यों और दरबारी कार्यों को लेखबद्ध करते थे, ठीक है। तो जो भी आपके यहाँ एग्जाम में आया था, ठीक है, मैच में, ये सभी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये सेम टू सेम आपको मिला। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। तो अगला क्वेश्चन आपका था ये कि चचनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कोफी, ठीक है। इसका अनुवाद किसने किया था? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कोफी। अब चलिए इसका भी प्रूफ देखते हैं कहाँ मिला है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका है साहित्यिक साक्ष्य है, ठीक है। उसमें आपको यहाँ देख सकते हैं तारिक उल हिंद है जो अलवरी ने लिखा है, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर देखिए चचनामा है। तो चचनामा यह अरबी भाषा में लिखी गई है। इसे मोहम्मद अली बिन अबू बकर कोफी ने नासिरुद्दीन कुबाचा के समय में इसका फारसी में अनुवाद किया था। तो यही प्रश्न पूछा गया कि चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसका भी प्रूफ यहाँ मिल गया। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था आपका कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था, ठीक है। तो इसे कौन खरीदा था? तो नुसरत खान ने खरीदा था, ठीक है। नुसरत खान ने, देखिए अलाउद्दीन खिलजी इसलिए लगा कर आए थे बहुत सारे विद्यार्थी, क्योंकि आपको पता होगा मलिक काफूर इसके ही दरबार में रहते थे, ठीक है। लेकिन इसको खरीदा कौन था? तो नुसरत खां उसको खरीदा था, ठीक है।
चलिए इसका भी प्रूफ आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है कि सुल्तान की सेना ने गुजरात की विजय के बाद सूरत सहित कई नगरों पर सोमनाथ मंदिर को लूटा और इसी राज्य के खंभात बंदरगाह पर आक्रमण के समय एक हिंदू हिजरा जिसको बोलते किन्नर हिजरा मलिक काफूर को नुसरत खान ने खरीदा। यही प्रश्न आपको पूछा गया था और जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का प्रमुख सेनापति बना। तो लोग को याद था सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन कौन उसको खरीदा था ये जल्दी याद नहीं आया था, ठीक है। तो नुसरत खां उसको खरीदा था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का सेनापति बना था बाद में कौन, यही आपका मलिक काफूर, ठीक है। और मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं, वो भी आपको यहाँ पर दिया गया था प्रश्न में, ठीक है। ये प्रश्न आपको यहाँ से पूछा गया 17वें बीपीएससी में। तो पूरे प्रश्न का सोर्स दिखाएंगे आपको। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आप 71वें बीपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, 71वें बीपीएससी का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है। और जो बीपीएससी टीआरई 4 की एग्जाम देने जा रहे हैं, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको भी सोर्स का पता चल जाएगा, क्योंकि है तो बीपीएससी का ही क्वेश्चन ना। क्वेश्चन ये है, देखिए, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी। अब देखिए छोटा सा राजवंश है, उसकी राजधानी पूछ लिया है, तो इसका आंसर होगा बी, कुरुवुर या करूर, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अब देखिए इसका दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए जो छोटे छोटे राजवंश है, जैसे चोल है, तो चोलों की राजधानी थी कौन सा, तो उरायूर, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर देखिए चोलों के समुद्र तटीय राजधानी कौन सा थी, तो पुहाड़। फिर आपका पांडे की राजधानी कौन सी थी, तो मदुरै। और यहाँ पर है आपका चेरे की राजधानी यानी चेरों की राजधानी, तो यहाँ पर आपको दिया है वेल्जिया कैरेयूर, ठीक है। तो यहीं से ये प्रश्न आपको पूछा गया था, ठीक है। और चलिए देखते हैं आपको अगला दिखाते क्वेश्चन। ये है आपका रामकृष्ण मिशन। ये तो सिंपल प्रश्न था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सिंपल हो चाहे हार्ड हो, ठीक है, आपको सोर्स बताएंगे। तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, ठीक है। यह आपका 1896-97, कहीं 96 भी देता है, कहीं 97 भी देता है, ठीक है। तो ऑप्शन पर देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका भी आपको प्रूफ दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, रामकृष्ण मिशन के बारे में पूरा डिटेल से आपको दिया गया है। तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 कोलकाता के समीप वारानगर में किया गया था। अब यहाँ पर क्या देखिए 1896 दिया है, जबकि आपका यहाँ पर आंसर क्या दिया है, तो 1897 ऑप्शन दिया है। तो 96-97 दोनों आपका कहीं कहीं मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता में नहीं है। यानी ये आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट है जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 का भाग नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था, तो भारत के संघ का प्रस्ताव इसमें किया गया था, ये तो था, ठीक है। फिर है प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतीय स्वायत्ता भी दी गई थी आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन भी किया गया था। तो कह कौन सा नहीं है विशेषता, तो 1935 का अधिनियम का मूल्यांकन, इसका मतलब क्या बनता है बताओ। तो ऐसे ऑप्शन दिया है बीपीएससी, इसका मतलब क्या बनता है, ठीक है। तो 1935 का अधिनियम ही है, तो उसमें ये कैसे साबित होगा कि इसका मूल्यांकन होगा, ठीक है। तो अटपटा आपका ऐसे ही ऑप्शन बी लग रहा है, ठीक है। वो अधिनियम है तो उस अधिनियम में थोड़ी दिया रहेगा इसका मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका ऐसी गलत है। चलिए इसका भी प्रूफ दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पूरे डिटेल्स में दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। एक चीज और आपको बता दें कि यहाँ से प्रश्न आपका बीपीएससी मेंस में भी आता है, ठीक है। जितने भी सरकार शासन अधिनियम है 1919 हो, 1919 हो, 1935 हो, सभी आपके एग्जाम में मेंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा ना, तो पीटी के साथ साथ आपको मेंस में भी काम आएगा, ठीक है। एक ने एक प्रश्न 100% है, जितने भी आपका अधिनियम है एक ने एक आपका प्रश्न हमेशा रहता है बीपीएससी मेंस एग्जाम में, ठीक है। इस बार भी आया था। तो इस चीज को आप अच्छे से जल्दी कर लेते हैं तो आपको पीटी और मेंस दोनों में काम आएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या व्यवस्था किया गया था। तो इस एक्ट के तहत पहली बार संघीय सरकार की स्थापना के प्रयास किया गया था। अब चलिए दिखाते हैं आपका ये ऑप्शन में था क्या। यहाँ देखिए संघीय सरकार, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, देखो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, भारत के संघ का प्रस्ताव था, ठीक है, ये मिल गया आपको। आगे चलिए दिखाते हैं। फिर कह रखा है कि प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन के समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया। फिर कह रहा प्रांतों की स्वायत्ता देने के प्रावधान किया गया, ये भी आपका इस ऑप्शन में है।
प्रांतों की स्वायत्ता दिया गया था। यहाँ देखिए क्या गया है, यहाँ देखिए सी ऑप्शन को प्रांतीय स्वायत्ता के बाद, तो ये भी आपको है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। फिर आपका 12वां म्यांमार भारत से अलग हुआ था। ठीक है, ये इसमें 3 सूची में बांट दिया था, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, और अवशिष्ट शक्ति किसको दिया था, गवर्नर जनरल को दिया था। तो ये सारा आपका जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, देख सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की। ठीक है, ये बिहार स्पेशल में ये इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो बिंबिसार ने किया था, ये आपको भी पता होगा। चलिए इसका सोर्स दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए हर्यक वंश, हर्यक वंश का स्थापना किसने किया, बिंबिसार ने किया था। ठीक है, इसकी राजधानी क्या था, गिरिब्रज या राजगिरी। ये भी प्रश्न आपका बहुत बार बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। हो सकता है आपका अगला एग्जाम में पूछ दे कि हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो नागदशक थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। हालांकि इसका डिटेल्स आपको यहाँ पर पूरा दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या क्या है, अगला प्रश्न आपका है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था। अब पहले देखिए ये प्रश्न, देखिए बीपीएससी का ही पूछा हुआ प्रश्न है। ये आपका बीपीएससी टीआरई 3 जो आपका टीचर के एग्जाम है ना, उस एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था क्लास 9 to 10 में। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए यही प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा है। तो आप लोग ये कहेंगे कि टीचर के एग्जाम अलग होता है, बीपीएससी ये आपका सिविल सर्विस अलग होता है, तो ऐसा नहीं है। इसका प्रश्न उसमें पूछता है और इसका प्रश्न उसमें पूछता है। ये बीपीएससी हेर फेर करते रहता है। ठीक है, तो जो भी हम क्लास करवाते हैं, चाहे 71वीं बीपीएससी करवाते हैं तो टीआरई 4 जो दे रहे हैं वो भी देखिए, चाहे हम टीआरई 4 के लिए करवाते हैं कोई भी क्लास तो 71वीं बीपीएससी वाले स्टूडेंट भी देखिए। ऐसा नहीं कि बीपीएससी के लिए ये इसका क्लास अलग है, इसका क्लास अलग है। ठीक है, क्योंकि उसका प्रश्न इसमें देखिए, अब टीआरई 3 का प्रश्न ये 17वीं बीपीएससी में पूछ दिया और ये 17वीं बीपीएससी का एग्जाम क्वेश्चन जो है वो आपका टीआरई 4 में पूछ देगा। ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए दोनों को देखिए, कोई भी क्लास कराते हैं आप देखिए इसको। ठीक है, इसका प्रूफ दिखाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था, तो 16 अगस्त 1946 को जो ये मनाया था। चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए, यहाँ क्या करा कि मुस्लिम लीग ने जो पूर्णतः आच्छादित हो गई थी ने 29 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया तथा 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। तो ये 1946 की बात कर रहे हैं, तो 16 अगस्त 1946 को ही मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ सोर्स मिल गया। और दिखाते हैं, बुक का नाम भी बताएंगे, आप वेट कीजिए। ठीक है, लास्ट में बताएंगे बुक का नाम। ये देखिए प्रश्न, ये प्रश्न आपको आया था, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी। तो ये बनेगा आपका 1877 में। ठीक है, चलिए इसका भी आपको प्रूफ दिखाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, दिल्ली दरबार के बारे में आप पढ़े होंगे। तो प्रथम दिल्ली दरबार जब लगा था लॉर्ड लिटन के समय, तो ये 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड लिटन के समय में। और इसमें इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भारत की संवत्सरी घोषित हुई थी। ठीक है, ये साथ ही उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर आपको ये इसका प्रूफ मिल गया। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन का हम प्रूफ दिखाने वाले हैं, आप इंतजार कीजिए। और ऐसा नहीं कि हिस्ट्री की दिखा रहे हैं, सभी विषय के दिखाएंगे। आपका 17वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है सभी विषय का सोर्स आपको दिखाएंगे, चाहे बिहार स्पेशल हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो। ठीक है, चाहे साइंस हो, चाहे आपका करेंट अफेयर हो। ठीक है, करेंट अफेयर तो जरूर दिखाएंगे कि हमारे क्लास से कितना क्वेश्चन आया है। ठीक है, करेंट अफेयर प्रूफ आपको जरूर हम दिखाएंगे, क्योंकि 95% से ऊपर क्वेश्चन हमारे क्लास आया। ठीक है, 99% कर सकते हैं, ये भी दिखाएंगे आपको। तो सभी विषय का हम सोर्स दिखाने वाले हैं, तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए और 71वीं बीपीएससी का फुल्ली तैयारी आपको यहाँ पर होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको आया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर भारत छोड़ो आंदोलन के समय बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या कह रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जातीय सरकार जो था वो बंगाल में स्थापित हुआ था। ठीक है, ये सभी समांतर सरकार है, ध्यान रखिएगा। जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय में समांतर सरकार चल रही थी बहुत जगह, तो ये सही समांतर सरकार है। जो नाम है जातीय सरकार जो बंगाल में चल रहे थे, प्रजा मंडल ये आपका उड़ीसा में चल रहे थे। ठीक है, प्रति सरकार ये सतारा में चल रहे थे। तो रैयती सरकार खेड़ा ये नहीं था आपका। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ठीक है,
चलिए अभी इसका भी प्रूफ दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ देखिए, बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में, सतारा में देखिए क्या कह रहा है, बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में, सतारा में वाबी चौहान के नेतृत्व में, ठीक है, तथा नाना पाटिल के नेतृत्व में समांतर सरकार का गठन किया गया। बंगाल के मदिनीपुर में के जिले में तामुलुक नामक स्थान पर तामुलुक जातीय यानी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई। देखिए आपका ये यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर आपका सतारा के समांतर सरकार सबसे अधिक लंबे समय तक अस्तित्व में रही। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए कि सबसे अधिक लंबा समय तक आपका समांतर सरकार कहाँ पर चली थी, तो सतारा में। ये प्रश्न आपके बीपीएससी पहले पूछ चुका है, आगे भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए और दिखाते हैं आपको, ये देखिए, फैराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये था आपका हाजी सैयदुल्ला। ये कहेंगे तो आपका बिहार स्पेशल में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका भी प्रूफ दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए, फैराजी कौन थे? तो फैराजी विद्रोह का सूत्रधार यानी इसके संस्थापक कौन थे? हाजी सैयदुल्ला थे, ठीक है। बंगाल में किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका भी प्रूफ आपको मिल गया। आगे दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन आपका है कि शिशुनाग वंश के बाद मगध यानी बिहार पर किस वंश ने शासन किया है? ये क्या था आपका? नंद वंश। यानी शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया था। चलिए इसका भी प्रूफ आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ क्या है आपका? शिशुनाग वंश। इसके संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग थे, इसके नाम पर ही है, ठीक है। अब चलिए इसका आगे दिखाती है, तो शिशुनाग वंश हो गया। इसके आगे देखिए आपका क्या है? नंद वंश है। तो शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? नंद वंश आया था। इसके संस्थापक कौन थे? महापद्मनंदन थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भी आपको प्रूफ मिल गया। आगे आपको दिखाते हैं, और ये तो आपको सबसे इजी क्वेश्चन है और बहुत बार बीपीएससी रिपीट किया है। करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, ठीक है। इसका भी प्रूफ आपको दिखाई देते हैं। यहाँ दे सकते हैं आप। यहाँ पर क्या है? अगस्त संकल्प पर गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया है कि करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेज के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष किया जाए, ठीक है। तो करो या मरो का नारा कब कहाँ पर दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था महात्मा गांधी ने। ये क्वेश्चन देखिए आपका, ये आपका मैच द कॉलम है। एक साइड आपको दिया है समाचार पत्र का नाम, दूसरी साइड दिया आपका इसके संपादक, ठीक है। देखिए जब भी आपको मैच द कॉलम प्रश्न आता है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका इसमें चारों में चारों आपको आता हो, ठीक है। हो सकता है आपको एक आता हो, या हो सकता है दो आता हो, या हो सकता है तीन आता हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको ऑप्शन को देखिएगा, ठीक है। एग्जाम में क्या कीजिए, सबसे पहले ऑप्शन को देखिए, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन एक ही मैच करने पर बन जाता है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए आपका इंडियन ओपियन महात्मा गांधी, सबको पता होता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी है, तो टू का ए देखिए आप, इसमें भी है टू का ए, इसमें भी है, तो ऐसे बनेगा नहीं। आगे देखिए बंगाली, ये अभी आपको पता होगा, सूर्यनाथ बनर्जी का पत्रिका है, ठीक है। तो आप देखिए फोर का क्या है? सी है। अब देखो फोर का सी है, फोर का सी एक ही ऑप्शन में, तो हम एक ही बनाते हैं, ये आपका ऑप्शन बन जाता, क्योंकि फोर का सी केवल एक ही में दिया है, केवल सी में। तो एक ही किसी को पता है, मान लो जो बंगाली के संस्थापक कौन है? सूर्यनाथ बनर्जी है, तो एक ही से आपका मैच बन जाता, ठीक है। एग्जाम में क्या करते हैं, एग्जाम में ज्ञाता होना जरूरी नहीं है, एग्जाम में कॉमन सेंस लगाना, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होगा कि ज्ञान कम रहता है लेकिन वो ज्यादा अच्छा नंबर ला लेता है, ठीक है। आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है कि भर दिन पढ़ते रहता है फिर भी उसका नंबर नहीं आता। इसका कारण है कि वो दिमाग नहीं लगाता, उसको लगता है ये चारों का चारों हमको आएगा ना तभी प्रश्न बनेगा। इसी केस में क्या होता है, वो पीछे जाता है। या हो सकता है कि एग्जाम में चारों मैच करता है पहले, उसका बाद देखता है ऑप्शन, तो समय इसका निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, पहले ऑप्शन देखना है, ठीक है। हो सकता है एक ही मैच करने पर आपका क्वेश्चन बन जाए। देखिए फ्री हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो ये आपका हो गया तारकनाथ दास, ठीक है। इंडियन ओपियम महात्मा गांधी हो गया। वॉइस ऑफ इंडिया ये आपका है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इसका जगह ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि ये पत्रिका है, तो आपका अलग अलग यानी बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आपका ये सभी महत्वपूर्ण पत्रिका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाया था आपको, इसमें भी आपको क्या है? मैच द कॉलम है, ठीक है। अब जो कहेगा कहीं एक जगह ये बुक में मिल जाए, तो ऐसा नहीं है, आप अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सभी अलग अलग जगह। आप जैसे है आज़ाद हिंद फौज, ये आप अलग पढ़ेंगे, ठीक है। युगांतर है, ठीक है। तो ये आपको यानी इतिहास के बुक में अलग अलग आपको मिल जाएंगे, लेकिन सभी चीज़ आप पढ़े होंगे, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ था? तो रंगून थे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ भी देखिए एक चीज़ दिखाते हैं आपको। देखिए क्या है,
कि मुझे पता है आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ है, रंगून है, ठीक है। तो आप देखो केवल 4 का क्या है, डी है, और केवल 4 में डी किस में, केवल ऑप्शन ए में है। तो लग तो रहा है क्वेश्चन हार्ड है, लंबा है, चौड़ा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक ही मैच से आप कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। या स्वदेशी सेवक संघ वैंकूवर, आप यदि ए पता है, पहला पता है, तो ये आपको बन जाएगा, क्योंकि ए का 1 का ए केवल ए में है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न एग्जाम में बनता है, लग जाएगा आपको हार्ड है, लेकिन ये इजीली क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपको इस तरह से रहता है, ठीक है। तो हम ये सिखा रहे हैं आपको कि ध्यान दीजिए, एक से भी आपका क्वेश्चन बन रहा है तो एक से टिक लगा के आगे बढ़िए, क्योंकि इसमें समय आपको खपा नहीं है, समय बचाना है आपको, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा हो कि ये बड़ा क्वेश्चन देखकर छोड़ ही दे, छोड़ा नहीं, ध्यान रखिए, ठीक है। तो जब भी आपको मैच द कॉलम क्वेश्चन आता है तो दिमाग लगे, ठीक है, ऑप्शन को पहले देखिए, ठीक है। युगांतर का कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में था। यूनाइटेड इंडिया हाउस का सियाटल में है मुख्यालय, ठीक है। स्वदेशी सेवक संघ का वैंकूवर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बीबीसी ने क्या किया, फंसा दिया है। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब हस्तांतरित किया था, ठीक है, सॉरी हस्तांतरित किया था, यानी कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब बनाया था। तो आपको पता होगा कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगाया था, जिसमें घोषणा किया था कि अब भारत की राजधानी बंगाल की जगह क्या होगा, तो ये नई दिल्ली होगा, ठीक है, यानी दिल्ली होगा। तो ये घोषणा किया था 1911 में, ठीक है। लेकिन यह आपका, यानी ये तो घोषणा हो गया 1911 में, ठीक है, लेकिन ये प्रभावी में कब आया, तो प्रभाव में ये 1912 में आया था, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन को फंसा दिया था ऑप्शन देकर, ठीक है। तो 1912 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, आप दिल्ली दरबार पढ़े होंगे, दिल्ली दरबार यानी प्रथम द्वितीय का तृतीयक, ठीक है। तो तृतीयक 1911 में हुआ था, ठीक है, 1911 में हुआ था। उसी में घोषणा किया गया था आपका कि अब भारत की राजधानी कोलकाता से कहाँ बनेगा, तो ये आपका यानी दिल्ली बनेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर शायद बंगाल हमको बोला गया था, तो कोलकाता, ठीक है, कोलकाता से कहाँ पर लाया था राजधानी को, तो दिल्ली लाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, ये प्रश्न आपका है कि रणनीतिक संघर्ष विराम संघर्ष अथवा एसटीएस किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। और इसीलिए इसका आंसर किसी ऑप्शन में नहीं है, तो बीपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया बाद में, ठीक है। ये डिलीटेड प्रश्न है, लेकिन फिर भी इसका आंसर आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि भारत, चीन, इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था, तो ये था आपका अफीम। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए, ये भी आपका मैच द कॉलम है, ठीक है। ये इसमें क्या दिया आपको, एक साइड दिया आपका राजनीतिक संगठन, दूसरी साइड क्या दिया, तो इसके संस्थापक दिए। हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन देखेंगे। जब भी मैच द कॉलम आता है प्रश्न, ऑप्शन को देखिए पहले, सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉग है, ये सबको पता होगा आपका कौन किसका है, तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है, सुभाष चंद्र बोस है। तो आप क्या कीजिए, सुभाष चंद्र बोस किस ऑप्शन में है, तो देखिए क्या है कि 4 का ए है, तो 4 का देखिए एक किस में है, इसमें भी 4 का ए है, इसमें भी 4 का ए है, इससे बनेगा नहीं। आगे देखिए, और आपका क्या पता होगा, सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण, सबको पता है। तो सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण यानी 2 का सी होगा, 2 का सी इसमें है और इसमें भी है, फिर भी आपको नहीं बनेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ दो पता है, फिर भी आपको प्रश्न नहीं बन रहा है, ठीक है। तो लेकिन ऐसे बहुत कम केस में होता है, ज़्यादा केस में क्या होता है कि एक आपको आता है, 2 आता है, तो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो आप देखिए, इसलिए पूरा आपको पता रहना चाहिए। फिर आपका है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो ये आपका होगा वी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। तो 3 का क्या होगा, डी होगा, 3 का डी, और आपका 3 का डी हो गया, और आपका 1 है तो 1 का बी होगा, सॉरी 1 का, एक सेकेंड, हाँ 1 का क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो आपका जगह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चले देखते हैं अगला का। देखिए, ये प्रश्न जो है, ये इसका सोर्स तो हमको नहीं, जो आपको हम बुक लेकर आए हैं अभी, इस बुक में मिला नहीं, ये आपका यानी स्पेक्ट्रम बुक में मिला है, ठीक है। स्पेक्ट्रम भी इतने खुलकर नहीं दिया गया है कि कितने देश से
ठीक, कितने देश इसको सपोर्ट किया था, ठीक है, मान्यता दिया था। ये खुलकर पूरे देश का नाम नहीं लिखा है, कितने देश, ठीक है। क्या क्वेश्चन, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देश ने मान्यता दी थी? तो ये 9 देशों ने मान्यता दी है, लेकिन इसका सोर्स मुझे नहीं मिला है 100%। सब जगह दिया, 1-2 देश का नाम देता है, लेकिन पूरे ऐसे नहीं लिखा हुआ कि 9 देश या 8 देश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, इसका भी मुझे सोर्स नहीं मिला कि निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया है, ठीक है। ये आपका जगह भास्कर बर्मन। ये सब थोड़ा नया प्रश्न था। अब यहाँ देखिए, ये कहते हैं आपका कि क्वेश्चन इजी आया था, तो देखिए इतिहास से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा गया। यहाँ देखिए आपका क्या पूछा है, आजीवक संप्रदाय, ठीक है। आजीवक संप्रदाय, बस उतना ही पता रहता है कि इसके यानी विचारक कौन थे, मखली गोसाल पुलतिसस थे, ठीक है। इतना पता रहता है सबको, लेकिन इसमें पूरे डिटेल्स में प्रश्न पूछ दिया, ठीक है। पूरे डिटेल्स में ये प्रश्न पूछ दिया आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या क्या सही है, तो इसका आंसर आपको बताते हैं। ए सही है, ठीक है, बी सही है और डी सही है, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के बारे में यानी मखाली गोसाला इसके महत्वपूर्ण नेता थे, ठीक है। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था, जो कि भाग्य है। चौथा आपका आजीवक के बैठक के लिए नियमित सभाएं होती थी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये होगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछा है, तो ऐसे भी नहीं है कि पूरे इजी क्वेश्चन आया था। ये देखिए यहाँ पर राजा प्रवस्टेन, अब देखिए इसके बारे में भी आपको मैक्सिमम बुक में ना पूरे डिटेल्स से आपको चर्चा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देख लो क्या है, इसका आंसर जो है बीपीएससी ने क्या दिया है, तो इसका आंसर फाइनली आपका ऑप्शन डी दे देते हैं, ठीक है, 1 से अधिक, जबकि इससे पहले आपका ऑप्शन सी दिया था, बी सी डी, लेकिन बाद में इसका ऑप्शन डी दे दिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अब देखिए सॉरी, यहाँ पर आपका प्रश्न समाप्त होता है, ठीक है। तो आप चलिए बताते कि ये सभी प्रश्न कहाँ से मिला आपका, ठीक है। सभी प्रश्न आपको ये कहाँ से मिला है, तो ये बुक है आपका दृष्टि आइस का क्विक बुक, ठीक है, जिसको हम ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। देखिए आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा लेवल गिरा दिया था। ऐसा नहीं कि लूसेंट आप पूरे लूसेंट पे ही निर्भर रहना है, हो सकता है कि आपका 71वें बीपीएससी में लेवल बढ़ा दिए, तब क्या कीजिएगा, तब तो लूसेंट से क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसे आप लेकर चलिए, ठीक है, कि आपका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा लो भी आए तो आपको आप अच्छे से बना सके, और थोड़ा हाई भी आए तो आप अच्छे से टेकल कर सके, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि लूसेंट पे ही पड़ जाना है कि लूसेंट ही लेवल का क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। लेवल बढ़ा देगा, वो बीपीएससी पे डिपेंड करता है, तो फिर आप बाहर फेंका जाएंगे, ठीक है। तो इस बुक को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, साथ में आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। ये दृष्टि आइस का क्विक बुक है, जिसे हमने यूज करते हैं हम, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये जितने भी सोर्स हम बताए हैं, ये सभी हम पहले पढ़ रखे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी हम पढ़ कर आपको बताएं, ठीक है। ये जो या हाईलाइट किए हैं, तो ये नहीं है कि अभी हाईलाइट किया तब आपको बता रहे हैं, हम बहुत पहले इसको पढ़ चुके हैं, कितना बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है, देखिए हम बार बार कहते हैं एक ही बुक को 10 बार पढ़िए। 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़िए, तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए सोर्स जब आप निकालने जाते हैं कि सोर्स कहाँ से मिला है, तो उसके लिए भी आपको पूरे बुक का नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा चीज़ कहाँ पर है, ठीक है, तभी आप सोर्स बता सकते हैं, ठीक है। तो आप पढ़े रहेंगे तब तो आपको याद आएगा कि चलो हाँ ये चीज़ हम यहाँ पर देखे थे, ठीक है। तो सोर्स बताने के लिए भी आपको नॉलेज रहना चाहिए कि आप बुक जो पढ़े हैं वो उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पर दिया है, ठीक है। तो इसके कैसे याद रहेगा, तो बार बार पढ़ने से याद रहेगा, ठीक है। तो हम इसी बुक का यूज करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। आप इस बुक को ले सकते हैं, ठीक है। और आपको अगले क्लास में बताएंगे कि बिहार स्पेशल, जैसे आपको बिहार स्पेशल आज तो हम क्वेश्चन करवाए ना कि 17वीं बीपीएससी में बिहार स्पेशल कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, और अगले क्लास में क्या बताएंगे, तो बिहार स्पेशल क्वेश्चन को बताएंगे कि कहाँ से पूछा गया है, सोर्स बताएंगे। जैसे हम आपको 69वीं बीपीएससी में बताए थे सोर्स, ठीक है, उसी तरह से आपका 17वीं बीपीएससी के सभी विषय का हम सोर्स बताने वाले हैं, ठीक है। और साइंस का सोर्स देखिएगा, सबसे शानदार आपका साइंस का हम सोर्स बताएंगे, और साइंस का क्वेश्चन सभी एनसीईआरटी से देखेंगे, कैसे आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सभी विषय का हम सोर्स बताने वाले हैं। तो आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।